चैप्टर नंबर 15 परवीन रिलेटेड टू चेक्स। याद है हमने डिस्कस किया था कि चेक भी पेमेंट को क्या करता है, डेफर करने में मदद करता है आपकी। और दूसरा, आप कैश को कैरी करने के बजाय क्या कर लो, चेक कैरी कर लो। है, अगर आपने किसी की 2 करोड़ की पेमेंट करनी है तो आप 2 करोड़ ना लेकर जाओ, 2 करोड़ का चेक बना के ले जाओ। और दूसरा, अगर आप किसी को 6 महीने बाद पेमेंट करना चाहते हो तो 6 महीने बाद का चेक बना के दे दो। तो फौरन आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, तो उधार भी कर सकते हो आप चेक के जरिए। तो चेक मेरे बच्चे आप देखिएगा जरा, अज्यूम कर लें। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें देख लीजिएगा कि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी 3 पार्टीज होंगी। इसमें भी कोई ड्रॉयर होगा, इसमें भी कोई ड्रॉई होगा, है, इसमें भी कोई पेई होगा। है, वो सारा कुछ जब उसने कह दिया चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अब आपने उसकी ये बात मान लेनी है खुदा के लिए, कि चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एक आधे कोई 2-4 डिफरेंस होंगे वो आपको बता देगा अलग करके। लेकिन आपने हमेशा चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज ही समझना है। समझो, इन दोनों की जो नेचर है वो ऐसी ही है, यानी कि शायद इससे वो जिस तरह 3 पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पे यूज हो सकता है वहीं पे क्या यूज कर सकते हो, चेक भी। लेकिन इसमें जाहिर बात है कुछ कमी बेशियां हैं। जैसे इसमें ये टाइम आप ये नहीं कर सकते कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 6 मंथ आफ्टर डेट। आप उसके अलावा आप सीधा ही वो अमाउंट बना के दे देते हो, 6 महीने बाद के ऊपर तारीख लिख देते हो। खैर, अभी हम देखेंगे। कहते ड्रॉई विल ऑलवेज भी बैंक है। यहाँ पे ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई आम इंसान भी हो सकता है, यहाँ पे ड्रॉई हमेशा कौन होगा, वो बैंक ही होगा। ड्रॉई कौन होता है, बड़ा जिसने एक्सेप्ट करना होता है, या सादा अल्फाज में जिसने पेमेंट करनी होती है। चेक के ऊपर पेमेंट हमेशा कौन करता है, वो बैंक ही करता है। और ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये कभी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चेक कभी भी किसी भी सूरत में टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, ये हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो। उसके बाद मेरे बच्चे जरा देखिएगा, इसमें पार्टीज क्या होंगी, 3 होंगी उसी तरह। ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। यहाँ पे अगेन ड्रॉयर और पे सेम हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे। और दूसरे नंबर पे मेरे ड्रॉई यहाँ पे कौन होगा, वो हमेशा बैंक ही होगा। स्पेसिमेन ऑफ चेक, अगर आप चेक देखोगे किस शक्ल में होगा, तो मेरे बच्चे इस तरह करके एक चेक होता है जिसमें साइड पे किसी बैंक का नाम लिखा रहा होता है, और उसमें आप तारीख लिख सकते हो ऊपर। यहाँ पे चेक नंबर वगैरह जो भी है, और अमाउंट यहाँ पे फिल करो, उस बंदे का नाम लिख दो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे और बेरर मैंने आपको बताया था पक्का पक्का ही लिखा होता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट में लिखा हो कि दाऊद आर बेरर, तो बेरर होता है। लेकिन मेरे बच्चे चेक में ये वैसे ही टाइपिंग के लिए उसने आपकी आसानी पैदा कर दी। अगर यहाँ पे पेई का नाम ना हो तो फिर बेरर इस्तेमाल हो। अगर यहाँ पे नाम लिख दिया गया हो, पेई का नाम आ रही है, तो फिर पेई को ही वो मिलेगा चेक। तो इसलिए याद रखना, ये ना हो कि आप यहाँ पे पेई का नाम लिखा रहो, आपके यहाँ ये बेरर है सर, आगे और बेरर तो लिखा हुआ है। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिनोट में वो बेरर ही कहलाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए चेक जब उसने बताना शुरू किया, उसने कहा कि मैंने 2 दफा आपको बता दिए। ये प्रॉमिनोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बताए थे कि राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू पे हो ना कि रिक्वेस्ट टू पे। ये चेक भी हमेशा ऑर्डर टू पे होता है, यानी कि आप अपने पैसे वसूल कर रहे होते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता था, क्रेडिटर। इसका मतलब बिल चेक भी कौन बनाएगा, क्रेडिटर, जो अपनी अमाउंट लेने के लिए हुक्म दे रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैंक में आपका पैसा पड़ा होगा तो आप उसके क्रेडिटर हो, बैंक आपका डेटर है। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं तो चेक इशू करके देखिएगा, फिर आपका हशर क्या होगा। है, यानी कि आप जब चेक इशू करते हो, पक्की बात है आप बैंक से अपनी पेमेंट मांग रहे होते। अगर आप आपके बैंक में पैसे ही ना हो आपके, तो मेरे बच्चे चेक इशू करते डिसऑनर होगा, और ये नाकाबिले जमानत जुर्म है आज के दौर में। और इट मस्ट बी डेफिनेट और अनकंडीशनल अमाउंट, उसी तरह डेफिनेट कंडीशन हो, साइन बाय द ड्रॉयर। देखो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, ये कुछ फर्क भी है। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ड्रॉयर और एक्सेप्टर दोनों साइन करते थे, लेकिन चेक के ऊपर दोनों साइन नहीं करते, क्योंकि बैंक ने पहले ही वो चेक बुक बना के दी होती है, उसने अपनी जिम्मेदारी पहले ही पूरी कर दी होती है एक्सेप्टर वाली। है, तो इसलिए मेरे बच्चे चेक को एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। और द 3 पार्टीज हैं, उसी तरह ऑर्डर मस्ट बी पे टू सर्टेन सम होना चाहिए, और यहाँ पे भी मनी ओनली, जाहिर बात है। जब आप हुक्म दोगे बैंक को, तो आप पैसे ये नहीं को बैंक को भी एक चेक बना दो, 2 बकरे दे दो। है, तो इस तरह नहीं होगा मेरे उसके बाद बकरे नहीं है, वो आप पैसे ही ले सकते हो। वो कहेंगे मेरा 5 लाख पड़ा हुआ, तो फिर क्या हुआ, 2 बकरे मांग लिए आपसे। है, तो यही इट मस्ट ऑलवेज बी और स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए वो हमेशा। और इट मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड, ये कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। खैर, चेक नॉट ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट ऑफ फंड। देखो मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो, इस बात को जरा समझिएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया, चलो ये कर ले, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा मिस्टर ए ने। 1 लाख रुपए का सामान खरीदा मिस्टर बी से, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक इशू कर दिया। चेक इशू कर दिया, ये एचबीएल बैंक का चेक इशू किया है 1 लाख रुपए का। उसने कह दिया कि जो भी है, तारीख आज की ही लिख दी, 20 फरवरी 2024, ये चेक इशू कर दिया और साइन कर दिया मिस्टर ए ने। अब मुझे एक चीज बताओ कि मिस्टर ए का अकाउंट कहाँ पे होगा भला, एचबीएल, पक्की बात है। जिस बैंक की चेकबुक उसने इस्तेमाल किया तो उसका अकाउंट भी तो वहीं पे होगा। तो मिस्टर ए का जो अकाउंट होगा वो कहाँ पे होगा, एचबीएल में। अच्छा, एचबीएल में मिस्टर ए का 5 लाख पड़ा हुआ था,
5 लाख रुपया पड़ा हुआ था, और आज मिस्टर ए ने एक चेक इशू कर दिया 1 लाख रुपए का मिस्टर बी के फेवर में। बी पे लिखा रहा, बी आर बेरर जो भी है, मिस्टर बी के नाम पे उसने 1 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया। क्या हम कह दें कि उसकी मिस्टर ए की बैंक में से 1 लाख रुपया कम हो गया है? नहीं। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा कोई चेक इशू कर दे, जैसे मिस्टर ए ने यहाँ पे मिस्टर बी को चेक इशू करके दे दिया, तो चेक खाली इशू कर देने से आपकी जो बैंक में पैसे पड़े होते हैं वो उस चेक को असाइन नहीं हो जाते, उस बंदे को मिल नहीं जाते, क्योंकि स्टिल अभी भी आप क्या कर सकते हो, उसके बैंक में जाने से पहले पहले आप चाहो तो इस चेक के ऊपर अमाउंट स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ चेक इशू कर देने से आपके खाते से उतने पैसे डिडक्ट नहीं हो जाते, अनलेस के वो चेक प्रेजेंट करके बैंक पेमेंट ना कर दे जब तक। याद रखोगे इस बात को। तो असाइनमेंट ऑफ फंड्स का मतलब ये है, चेक और नॉट ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट ऑफ फंड्स, ये नहीं कि असाइन हो गया, असाइन का मतलब कि अब आपके खाते से 1 लाख निकल गया, ना ना, हो सकता है अभी भी वो पेमेंट आप रोक दें उसके ऊपर। और उसके बाद कहते हैं डिफरेंस बिटवीन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज अब फर्क क्या है, ड्रॉई, यहाँ पे हमेशा कौन होगा, बैंक। चेक में हमेशा कौन होगा, बैंक। और बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, आम इंसान भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, इसमें कभी टाइम नहीं होता। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे कह सकते हो आप, टाइम नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल, मान लो कि ये एचपीएल का चेक था, और यहाँ पे सर आपने तारीख आज आपने बना के दिया है, और यहाँ पे तारीख लिख दी 31 दिसंबर 2024, और चेक आज बना के दिया है, तो सर फिर तो आज वेट करना पड़ेगा ना। लेकिन हमने डिस्कस किया था, ये देखो आप इस चेक को बैंक में कब लेके जाओगे, वो 31 दिसंबर को ही लेके जाओ, और बैंक को नहीं पता ये कब बना है, उससे पहले आप लेके जा नहीं सकते। तो बैंक को तो यही लगेगा कि जैसे आज ही बना के लेकर आए हो, तो ये चेक में कहीं पे है ही नहीं, टाइम वाला होता ही नहीं एलिमेंट। याद रखोगे, इसलिए हमने डिस्कस किया था कि हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही होता है, क्योंकि इस कोने में लिखी हुई तारीख के लिहाज से आप इसको चेक को बैंक में लेके जाते हो, वो उसको यही लगेगा ये चेक आज इशू हुआ, उसको क्या पता 10 साल पहले इशू हुआ। याद रखोगे ये बात। और मैंने वैसे भी आपको कहा था, अगर ये कोने की तारीख के लिहाज से पेमेंट हो रही हो तो ये हमेशा डिमांड ही होता है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट में भी ऐसे थे, कोने में की तारीख कौन सी लिखते थे, जिस दिन बन रहा होता था, फिर नीचे लिखते थे 3 months आफ्टर डेट फलाने, फिर वो टाइम बनता। अगर लिखा आगे कुछ नहीं लिखते थे नीचे, तो डिमांड होता था, यानी कि कोने की तारीख के लिहाज से पेमेंट ले रहा, तो चेक में तो मिलती ही तारीख, इसी तारीख के लिहाज से पेमेंट, इसलिए ये हमेशा क्या कंसिडर होता है, डिमांड ही कंसिडर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मेरे बच्चे डिमांड भी हो सकता है, और आपको पता टाइम भी हो सकता है। और चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड आप बना सकते हो, पेबल टू बेरर ऑन डिमांड ये होता तो डिमांड ही है, आप चाहे किसी पे का नाम ना ही लिखो चेक के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। क्योंकि चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर पे का नाम ना लिखो तो बेरर बन जाएगा, पेबल टू बेरर ऑन डिमांड बन जाएगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते वक्त कभी भी आप पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते। हमने डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप हमेशा टाइम बनाओगे, अगर बेरर बनाते वक्त बेरर बना रहे हो तो टाइम बनाओगे, और प्रॉमिस नोट तो बनाते वक्त कभी भी आप बेरर बना ही नहीं ना सकते, जैसे हमने डिस्कस किया था, क्योंकि किसकी शक्ल नकल बन जाएगा, वो करेंसी नोट की नकल बन जाएगा। चेक को एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं होती, बिल ऑफ चेंज को आपको एक्सेप्ट कराएंगे, चेक के ऊपर स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं होती, बिल ऑफ चेंज नोटरी पब्लिक के पास जाके हम स्टैंप लगवाते हैं जब वो पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा होता है, हमारे सिलेबस में है नहीं बनना। चेक को क्रॉस कर सकते हैं, बिल ऑफ चेंज को क्रॉस किया तो खत्म हो जाएगा। चेक के ऊपर चेक इशू करने के बाद पेमेंट स्टॉप कर सकते हो, बिल ऑफ चेंज के ऊपर पेमेंट स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये मेरे डिफरेंस, इसको याद रखिएगा। नहीं, अगर तो डिफरेंस पूछेगा फिर सारे डिफरेंस लिखोगे, या तो एमसीक्यूज वगैरह बना देगा किसी एक डिफरेंस के ऊपर, या कोई छोटा सा 1-2 नंबर का सवाल बना देगा किसी एक डिफरेंस के ऊपर। अगर वो डिफरेंशिएट करता है, कहता है बिल ऑफ चेंज और चेक में डिफरेंशिएट करो, फिर तो सारे लिखोगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सिनेरियो बेस कैसे बनाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर का ही होगा ना कोई छोटा मोटा, तो फिर तो आपको समझ होनी चाहिए बस इस डिफरेंस की, किसमें क्या है। सिनेरियो बेस तो आपको पता, फिर उसमें यही नॉलेज ही अप्लाई करवाना है आपको। अब आप पता नहीं क्या वो करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई जी आप कहेंगे सिनेरियो बेस जब बनाएगा, किसी एक पॉइंट को पकड़ेगा ना, वो सारे पॉइंट मिक्स तो नहीं कर सकेगा वो। अगर सिनेरियो बनाता हो सकता है वो इस पे बना दे, मेन सारे ये डिफरेंस याद कर लें। उसके बाद हो सकता है वो कहे कि एक बंदा चेक इशू करने जा रहा है, वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड बना देता हूँ। दूसरा कहता है नहीं, या तो बिल मुझे बना दे पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। ये सिनेरियो बन गया। अब आंसर करें, आप कहेंगे चेक पेबल टू बेरर ऑन डिमांड बन सकता है, ये जो बिल उसको बताएं कि बिल पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं बन सकता, तो ये सिनेरियो बन गया, तो सिर्फ यहीं से कवर हो गया उसको। तो बड़ा क्रॉसिंग ऑफ ए चेक, अभी हमने डिस्कस किया था कि चेक जब आप इशू करो इसको क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर ये 2 लाइनें लगा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, समझो ये बैंक कौन सा है, ये बैंक है एबीसी बैंक। कोई एबीसी बैंक है,
ये एबीसी, इसका मतलब अगर इस यहाँ पे एबीसी बैंक लिखा हो तो चेक बुक किसकी है बोला, एबीसी बैंक की। तो अज्यूम कर लेते हैं मेरे बच्चे ये वो एबीसी बैंक, और आप यहाँ पे सीएफई के एम्प्लॉय हो, और सीएफई ने क्या किया है, आपका नाम यहाँ पे लिखा, आपका नाम यहाँ पे लिखा, और ये चेक आपको दे दिया, ये आपने। और आपको जब ये चेक मिल गया, आप इस, अगर ये चेक बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपके सामने है, इसके ऊपर यहाँ पे 50,000 का ये चेक है, यहाँ पे हमने सिग्नेचर करके और ये चेक आपको इशू कर दिया, और अज्यूम कर लेते हैं इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है 20 फरवरी 2024 लिखी हुई है। आप आज के दिन के ऊपर ही चेक को लेकर ये मिस्टर आप ये गया बैंक में, एबीसी बैंक में, एबीसी बैंक में ही जाएगा जिस बैंक का, देखो अगर सीएफई का अकाउंट एबीसी बैंक में है तो पैसे भी कहाँ पे पड़े होंगे, एबीसी बैंक में, तो उसी का हमने चेक इशू किया है। और आपको अगर चेक इशू कर दे तो आप लेकर कहाँ पे जाओगे, एबीसी बैंक में, तो एबीसी बैंक ही आपको पेमेंट करेगा। अब हुआ क्या, ये मिस्टर आप वहां पे लेकर गया, उस खातून को चेक दिया, खातून ने क्या किया, पेमेंट काउंट करके इसको ओवर द काउंटर ही पेमेंट कर दिया, और वो पेमेंट लेकर उसी वक्त घर चला गया। यानी कि चेक देना, काउंटर, ये काउंटर पड़ा हुआ मेरे सामने, इसके ऊपर चेक देना किसी को, और अगली पार्टी अगर आपको पेमेंट गिन के उसी वक्त दे रही है तो इसको कहते हैं पेमेंट ओवर द काउंटर या पेमेंट अक्रॉस द काउंटर। इसने पेमेंट पकड़ी और लेकर चला गया। अब अगली दफा जब सीएफई ने इसको चेक इशू किया, सेम बाकी सारा कुछ ऐसे ही, बस ये कह लो कि यहाँ पे 2 लाइनें लगा दी। अब इसको चेक दे दिया, ये चेक लेकर उसी तरह खातून के पास गया वहां पे बैंक में, खातून ने इसको चेक वापस कर दिया। अब उसने कहा कि सर ये क्या हुआ, मैडम ये क्या हुआ है, पहले तो आप मुझे पेमेंट दे दिया करती थी, आप ये क्या हुआ। उसने कहा कि देखें आपने शायद देखा नहीं, इसके ऊपर 2 लाइनें लगी हुई। कहता हमने देखा तो था, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। वो कहता है कि आप, जिसने आपको चेक इशू किया है वो चाहता है कि आपको ओवर द काउंटर पेमेंट ना मिले, अभी यहाँ कैश में पेमेंट ना करें, बल्कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। तो कहते मैं फिर क्या करूं, मुझे पैसे दे दो, मैं अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूँ जाके। वो कहते बात तो वही होगी ना, ओवर द काउंटर। तो कहते फिर मैं क्या करूं, कहते कि जाए जाके जहां पे आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप चेक उस बैंक में जमा करा दे। अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर आपका अकाउंट है एचबीएल में, इसने क्या किया, एचबीएल में जाके चेक जमा करा दिया। ये चेक किसी और बैंक में तभी जमा होता है अगर ये क्रॉस, अगर क्रॉस ना हो, आप हमेशा उसी बैंक में चेक यानी कि लेकर जाते हो जिस बैंक का वो चेक। अब ये मिस्टर आपने एचबीएल में जाके जमा करवा दिया, एचबीएल ने जाके इस पेमेंट कलेक्ट करेगा इस एबीसी बैंक से और उसके अकाउंट में जमा कर देगा। याद रखोगे, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग बैंक। क्या बोलते हैं इसको, कलेक्टिंग बैंक कर। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है, बंदे को ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं मिलती। ये मकसद क्या था पहले क्रॉस करने का, ताकि लोग पहले कोई चोरी चेक करके चेक ओवर द काउंटर लेकर गायब हो जाते थे, उसके बाद बंदे को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। जब पेमेंट यहां से क्रॉस चेक हो और पेमेंट एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जारी हो, तो जिस बंदे के अकाउंट में जारी होगी उस बंदे को ढूंढना आसान है, क्योंकि उसने अकाउंट जब ओपन करवाया होगा सारी इंफॉर्मेशन उसकी होगी, हम उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। बेटा अगली बात, क्रॉसिंग होती किस किस तरह की है मेरे बच्चे, देखे सबसे पहले कहता है एक जनरल क्रॉसिंग होती है। जनरल क्रॉसिंग का मकसद क्या होता है, ये 2 लाइनें लगा देना, और 2 लाइनें आप कैसे लगा सकते हो इसको याद रखिए, खाली 2 लाइनें लगा दो, या कोई कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो वो बीच में एंड कंपनी या एंड को भी लिख सकता है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग ऐसे हो सकती है, बस ये दिमाग में रखिए। और जब जनरल क्रॉसिंग हो, जनरल क्रॉसिंग का सिर्फ एक ही इफेक्ट है कि ये ओवर द काउंटर पेमेंट रोकता है। वो आपको बता देगा मुझे ये इन क्रॉसिंग का इफेक्ट बता दो, इफेक्ट आपसे पूछेगा, इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्ट क्या है जनरल क्रॉसिंग का, पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगी बल्कि बैंक टू बैंक होगी। उसके बाद स्पेशल क्रॉसिंग हमने डिस्कस किया था। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि आप क्रॉस करके बीच में किसी बैंक का नाम लिख दो, मान लो कि हमने बीच में लिख दिया यूबीएल। अब मेरे बच्चे मिस्टर ए को ये चेक दे दिया, मिस्टर ए का, मिस्टर ए ये बैंक कौन सा था, एबीसी। अब अगर एबीसी बैंक में लेके जाएगा तो एबीसी पेमेंट तो नहीं करेगा, क्रॉस है। अब क्रॉस इसका खुद का अकाउंट था एचबीएल में, ये एचबीएल में लेकर गया, एचबीएल ने भी इसको इनकार कर दिया, कहते सर हमारे पास भी नहीं आप जमा करवा सकते। कहता मेरा तो अकाउंट आपके पास है, मैं क्यों नहीं करवा सकता। वो कहते सर आपने शायद देखा नहीं, यहाँ पे यूबीएल लिखा हो। तो सर ये जाके आपको यूबीएल में ही जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे ने ये क्रॉस किया उसने स्पेशल क्रॉस किया है, और स्पेशल क्रॉस में किसी बैंक के नाम पे क्रॉस हो रहा होता है, और जब बैंक, जिस बैंक का नाम क्रॉसिंग में लिखा होगा आप उसी बैंक में जमा करवाएंगे, वो ही कलेक्टिंग बैंकर होगा। यानी कि एबीसी बैंक से जाके कौन पेमेंट कलेक्ट करेगा, मैं नहीं कर सकता, कौन जाएगा, यूबीएल जाएगा। तो अगर उसका अकाउंट नहीं है तो खुलवाए, नहीं तो ऐसे बंदे को चेक दे दे जिसका अकाउंट यूबीएल में हो। याद रखोगे इस बात को, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग कैसे कर सकते हो, 2 लाइनें लगा के, चाहे बैंक का नाम लिख दो किसी का, चाहे आप क्या कर दो बगैर लाइनों के बैंक का नाम लिख दो। इफेक्ट याद रखिएगा मेरे बच्चों। उसके बाद कहता है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अच्छा रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है कि 2 लाइनें लगाओ और 2 लाइनें लगा के बीच में क्या लिख दो, अकाउंट पेई। अकाउंट पेई लिख दो खाली, या अकाउंट पेई ओनली लिख दो। पेई का मतलब क्या है, जिस बंदे का यहाँ पे नाम लिखा हो। मान लो कि यहाँ पे हमने नाम लिख दिया दो साहब का, और लिख दिया यहाँ पे चलो जी 1 लाख रुपया, और साइन करके हमने दो साहब को दे दिया, और लिखा क्या था, अकाउंट पेई।
तो अकाउंट पे क्रॉसिंग को क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अब इसका मतलब क्या है? ये पैसे सिर्फ और सिर्फ किसके अकाउंट में जाने चाहिए? दाऊद साहब के। अब देखो अज्यूम कर लो ये क्रॉस तो है दो, अब ये चेक किस बैंक का है? एबीसी बैंक। क्रॉस है, दाऊद साहब एबीसी में तो नहीं लेकर जाएंगे। दाऊद साहब का खुद का अकाउंट है एचबीएल में, दाऊद साहब ने इसको जमा करवाया एचबीएल में, तो जाके एचबीएल पेमेंट कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दाऊद साहब ने अगर इस चेक को इंडोर्स कर दिया आगे किसी, मान लो कि इकराम साहब को, इकराम साहब को इंडोर्स कर दिया और इकराम साहब ने जाके अपने चेक बैंक में इसको जमा करवा दिया। अब ये पेमेंट लेने के लिए गए जब एबीसी बैंक के पास, इकराम साहब का अकाउंट अज्यूम कर लो यूबीएल में, यूबीएल में जमा कराया। यूबीएल जब गया एबीसी बैंक में, एबीसी बैंक ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई क्यों इनकार कर रहे हो? वो कहते सर देख नहीं रहे पेमेंट किसको मिलनी है, तो आप तो इकराम साहब के नाम पर लेकर आए, पेमेंट तो किसको मिलनी है? दो साहब, क्योंकि अकाउंट पे ही ओनली लिखा हुआ है। ये आगे इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स नहीं हो सकता। जब इंडोर्स ना हो सकता और निगोशिएट ना हो सकता, इसमें निगोशिएबल नहीं है। लेकिन हमने डिस्कस किया था अगर तो खाली हम अकाउंट पे ही ओनली लिख दें और साइन करके इंस्ट्रूमेंट आपको दे दें, ये ट्रांसफर हो सकता है, आगे निगोशिएट हो सकता है, क्योंकि किसी का कौन सा नाम लिखा है, ये इंडोर्स हो सकता है आगे। लेकिन जैसे ही नाम आ जाएगा फिर उसी बंदे के अकाउंट में पैसे जाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग। याद है हमने डिस्कस किया था नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग से पहले कि अगर कोई, मान लो कि मिस्टर ए ने एक चेक दे दिया, एक एचबीएल का चेक है, और वो चेक दे दिया मिस्टर बी को, और मान लो कि इसको क्रॉस भी किया हो चाहे, और मिस्टर बी से चोरी कर लिया किसी मिस्टर सी ने, मिस्टर बी से चोरी कर लिया मिस्टर सी ने, और मिस्टर सी ने आगे, ये चोर है, मिस्टर सी ने आगे किसी मिस्टर डी से कुछ उधार पे खरीदा और यही चेक आगे मिस्टर डी को इंडोर्स कर दी, और मिस्टर डी मासूम बंदा है, मासूम बंदा है, उसको नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट चोरी का है, तो उसके हाथ में जाते इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? पाक साफ हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो यार अभी तो मैंने ऊपर किया एक्सेप्शन नॉट वो नेगोशिएबल वाले। आप क्या कहना चाह रहे हो, जरा बोलो। क्यों? मैंने कहा नहीं ये मासूम बंदा है। किधर? वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने क्या बोला था, ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिनेंट नोट का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। पी के बैठे हुए हो यार, यकीन कर लो खुदा की कसम। बिल ऑफ एक्सचेंज तो हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है दूसरे नंबर पर, ऐसे ही है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज मानते हो ना इसको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते हो ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्सेप्शन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स चेक का भी होता है। बेशर्मो, पंगा ले लेना भाई, कल ढूंढ सोच लेना, ले आना फिर मेरे पास, जब जहां पे मिलेगा तुझे इस तरह की बात। शर्म तो नहीं आ रही? कहता वो उसके पास भी डिफेक्टिव ही रहेगा, लेकिन सारा खूब खाते डाल दिया ना, फिर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग तो लेकर आने की जरूरत ही नहीं थी बीच में, है? तो फिर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्यों लेकर आ रहे हैं? कि अगर किसी मासूम बंदे के हाथ में चला भी जाए तब भी ये डिफेक्टिव ही रहे, इसीलिए नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लेकर आ रहे हैं ना। तो होल्डर इसमें ही होते हैं, बस इतना दिमाग में रख ले भैया। अच्छा देखिएगा, मिस्टर डी के हाथ में गया तो इंस्ट्रूमेंट जाते ही सब बुराइयों से पाक हो गए। लेकिन इस दफा मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट जब मिस्टर बी को दिया तो उसमें बीच में क्या लिख दिया? नॉन नेगोशिएबल। क्रॉसिंग में क्या लिख दिया? नॉन नेगोशिएबल लिखकर दे दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी से चोरी कर लिया मिस्टर सी ने, और मिस्टर डी सी ने इंस्ट्रूमेंट दिया मिस्टर डी को, और मिस्टर डी ने क्या कर लिया? इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने गौर नहीं किया कि ऊपर क्रॉसिंग कौन सी है? नॉन नेगोशिएबल। तो मिस्टर डी के हाथ में भी चोरी का ही कंसीडर। वो ये नहीं कह सकता मैं तो मासूम हूं, मैंने तो ईमानदारी से कोई चीज बेच के चेक लिया है। लॉ कहता है ऊपर क्रॉसिंग तो देख कौन सी हुई है, नॉन नेगोशिएबल। अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हो, आगे जो मर्जी कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स आ जाए, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? डिफेक्टिव ही कंसीडर हो। याद रखोगे? तो नॉन नेगोशिएबल वो खूबी जो थी, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ट्रांसफर होने वाली, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ट्रांसफर होने वाली खूबी क्या कर देती है? खत्म कर देती है। याद रखोगे इस बात। तो नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग कैसे कर सकते हो? लाइनें लगा के, बगैर लाइनों के, स्पेशल के साथ भी कर सकते हो, लाइनों के साथ स्पेशल के साथ भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। कहते द इफेक्ट ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन ए क्रॉस चेक इज दैट द टाइटल, अब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको कोई चेक मिल रहा हो उस पर लिखा हो नॉट नेगोशिएबल, तो क्या आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या पिछली पार्टी से तहकीक करनी चाहिए? तहकीक करनी चाहिए। तो हर पार्टी तहकीक करके ही इस तरह का चेक एक्सेप्ट करती है, इसलिए जिस जिस हाथ में जा रहा होता है वो सब वैलिड होता है, और वो चेक एन अपनी सही मंजिल मकसूद तक पहुंच के खत्म होता है। जहां तक जाना होता है वो जाता है, सही जाता है, बीच में कोई चोर नहीं आता। याद रखोगे इस बात को, चोर आ भी जाए तो फौरन से वो चेक आगे ट्रांसफर ही नहीं होता। याद रखोगे? तो ये मेरे बच्चे उसने यहाँ पे बात कर रखी है कि एंड डेस्टिनेशन तक सही पहुंचने के लिए हम नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग करते हैं, ताकि अगर बीच में चोरी का हो भी जाए तो फिर चोरी का ही चले। याद रखोगे?
बेटा क्रॉसिंग ऑफ ए चेक आफ्टर इशू, सर अगर चेक इशू हो गया हो क्या उसके बाद भी क्रॉस कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद भी क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि इस मिस्टर ए को आज सीएफपी से चेक मिला, बिल्कुल साफ सुथरा, ये चाहे तो खुद 2 लाइनें लगा दो, 2 लाइनें लगा के चाहे बीच में स्पेशल क्रॉसिंग कर दे, एसपीएल लिख दे, है, या चाहे ये नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर दे, सब कर सकता है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर हुई हो, उसको जिस बंदे को चेक मिला हो वो मजीद नॉन नेगोशिएबल नहीं कर सकता। अभी मैं बताता हूँ उसको। कहता कि अगर कोई चेक अनक्रॉस मिले तो उसको क्या कर लो, जनरल क्रॉस कर लो या स्पेशल कर लो, मतलब चाहे बैंक का नाम वाली क्रॉसिंग कर लो चाहे जनरल कर लो। और दूसरा, अगर पहले से कोई क्रॉस चेक मिला आपको तो फिर आप उसको चाहे स्पेशल दोबारा कर लो, यानी कि स्पेशल भी कर सकते हो उसको मजीद। अगर पहले कोई स्पेशल या जनरल क्रॉस मिला है आपको तो उसको नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी कर सकते हो। और अगर कोई चेक पहले स्पेशली क्रॉस मिला है तो मेरे बच्चे याद रखना वो ही बैंकर, अब इसका मतलब जरा समझ। मिस्टर ए ने, इसका अकाउंट है एचबीएल में, और मिस्टर ए ने एक एचबीएल का चेक इशू किया मिस्टर बी को। और मिस्टर ए ने जब ये चेक इशू किया तो इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पे यूबीएल, क्रॉसिंग में क्या लिख दिया, यूबीएल लिख दिया, और ये चेक दे दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी मेरे बच्चे, इसका अकाउंट था मेजान बैंक। अब मिस्टर बी को क्या करना पड़ना था, ये चेक कहाँ पे जमा करवाना पड़ना था, यूबीएल में, क्योंकि क्रॉस यूबीएल को हुआ हुआ था। लेकिन इसका खुद का अकाउंट कहाँ पे था, मेजान में। इसने कहा कि ऐसा कर लेता हूँ मैं खुद एक और क्रॉसिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मेजान बैंक। लॉ ने मना कर दिया। तो कहता है अगर पहले से स्पेशल क्रॉस हो, अगर वो पहले से यूबीएल के नाम पे क्रॉस था तो आप मजीद उसको मेजान के नाम पे या किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, इसने क्या किया, मान लो कि जाके यूबीएल को दे दिया, यूबीएल का चेक था, इसने अकाउंट ओपन कराया या जो भी, इसका अकाउंट यूबीएल में था, जाके स्पेशल क्रॉस यूबीएल का था तो यूबीएल को जमा करवा दिया। अब यूबीएल ने आगे मेजान बैंक को, अज्यूम कर लो मेजान बैंक को अपना एजेंट अपॉइंट किया हुआ जो उसके बिहाफ पे चेक कलेक्ट करता है। तो यूबीएल लॉ ने इस बैंक को इजाजत दी हुई है, जिस बैंक के नाम पे क्रॉस हुआ हो उस बैंक को इजाजत दी हुई है कि वो बैंक क्या कर सकता है, उसको मजीद स्पेशल क्रॉस कर सकता है। ध्यान रखोगे इस बात को कि जिस बैंक के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग हुई हो वो बैंक आगे अपने एजेंट बैंक को, जिसको उसने कलेक्टिंग के लिए रखा हो, उसको मजीद स्पेशल क्रॉस कर सकता है। तो यूबीएल आगे उसको चाहे मजीद क्रॉसिंग करके, यानी कि मजीद उसको एक ही लाइन लगा दो, उसको क्या कर दे, मेजान बैंक कर दे। ये इस लाइन का मतलब, पेमेंट ऑफ ए चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस, अगर किसी बैंक चेक के ऊपर 2 दफा क्रॉस स्पेशल हुआ हुआ तो मेरे बच्चे जो पेई बैंक है, जो जिस बैंक ने, जो ड्रॉई बैंक है जिसने पेमेंट करनी है, वो उसके ऊपर पेमेंट नहीं करेगा। अगर किसी चेक के ऊपर 2 दफा क्रॉस हुआ हुआ, आपने खुद 2 दफा क्रॉस कर दिया स्पेशल क्रॉस, तो उस चेक के ऊपर फिर पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। अब देखो ना, ये चेक है, मान लो कि, चलो यार बाद में बताऊंगा इसको सारा इकट्ठा करके। पेमेंट क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स, ठीक हो गया। एक और चीज देखिए, मिस्टर ए ने एक चेक इशू किया मिस्टर बी को, और ये चेक था मेरे पास एसबीएल बैंक, और ये क्रॉस हुआ हुआ। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी से ये चेक चोरी कर लिया किसी मिस्टर सी ने। तो ये मिस्टर हुआ क्या कि ये चेक था तो एचबीएल का, मेरे बच्चे पेमेंट इस पे किसने करनी है, एचबीएल ने। मिस्टर सी जो चोर है, मान लो कि अब ये क्रॉस चेक था, वो सीधा तो लेके जा नहीं सकता एचबीएल में। उसने क्या कर दिया, उसे चेक को जमा करवा दिया, मान लो किसी अपने बैंक में जहां पे उसका बैंक था यूबीएल, वहां पे जमा करवा दिया। अब यूबीएल आया एचबीएल से पेमेंट लेने के लिए, और उसने क्या किया, क्रॉस चेक के ऊपर पेमेंट कलेक्ट करके इसका चोर के अकाउंट में जमा करवा दी। तो ये इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही बोलेंगे। अगर बीच में मान लो कि नहीं पता चल रहा कि मिस्टर सी चोर है और यही लग रहा है कि मिस्टर सी ही मालिक है, तो ये भी अगर इसके ऊपर भी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही कंसिडर। अल्लाह अल्लाह, वो थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि क्या है? देख लेना पेमेंट इन ड्यू कोर्स का, वैसे मैं समझा रहा हूँ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वैसे तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द बैंकर ऑन होम ए क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यानी कि एक बैंक अपनी तसल्ली करके, देखो एचबीएल के पास जब क्रॉस चेक आएगा, जो बैंक उसके पास कलेक्ट करने के लिए आया उसने देखना है कि वो वाकई वो हक बनता कि नहीं उसका, जिस बंदे का नाम है उसी को पेमेंट जानी चाहिए, वो पेमेंट कर दे तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स होती है। उसने कोई गफलत ना बरती, ये ना कि नाम किसी और का लिखा हो तो किसी और को कर दे, बस ये इस तरह की बात है मेरे अच्छे से। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने एक चेक इशू करके दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर यहाँ पे उसने क्रॉस करके दिया था, और क्रॉस करके दिया था और यहाँ पे मिस्टर बी का नाम लिखा रहा,
और मिस्टर बी से चोरी कर लिया चेक मिस्टर सी ने, और मिस्टर सी ने उसको अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, और बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि मिस्टर सी ने ये चेक चोरी किया हुआ, उसने सिग्नेचर चेंज किया हुआ, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था। उसके बावजूद अगर एचबीएल ने इस चोरी के चेक पे पेमेंट कर दी, इसको कहते हैं पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, या ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी। ड्यू डेट लिखी हुई थी 31 दिसंबर, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अगर उस बंदे ने पेमेंट रोक दी थी, उसके बावजूद पेमेंट कर दे। अगर पेमेंट उसने मान लो कि उसकी तारीख रखी थी 30 जून 2024 और पेमेंट उसने क्या कर दी हो, मार्च में ही कर दी हो बैंक में, इस तरह की जो पेमेंट, यानी कि जिस तरह उसके नजर आ रहा हो चेक उस तरह पेमेंट ना हुई हो, इसको क्या कहते हैं पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, और उसके लिए बैंक लायबल होता है डेफिनेटली। प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिव बैंक, ले ये मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको इकट्ठी करके बताऊंगा जो पीछे हैं। ले बेटा देखिए, प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक है। मिस्टर नजीर ने, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि मटेरियल परचेज किया है मिस्टर नजीर बशीर से। मिस्टर नजीर बायर है, इसने मटेरियल परचेज किया है मिस्टर बशीर से जो कि सेलर है। मिस्टर नजीर ने क्या किया, एक चेक बना के मिस्टर बशीर को दे दिया। क्या लग रहा है मिस्टर नजीर का अकाउंट कहाँ पे होगा, क्योंकि उसने चेक एचबीएल का दिया है, तो पक्की बात उसका अकाउंट कहाँ पे होगा, एचबीएल में। अब ये चेक बना के उसने दे दिया, अगर तो ये चेक इसी तरह का साफ सुथरा होता, उसमें अमाउंट लिखी होती, तारीख लिखी होती और ये सब कुछ लिखा होता, और ये क्रॉस ना किया होता, तो मिस्टर बशीर का खुद का अकाउंट है यूबीएल में। मुझे ये बताएं, ये चेक वो यूबीएल में जमा करवाना था या सीधा एचबीएल में लेकर आता, एचबीएल में। क्योंकि अगर चेक क्रॉस ना हो तो उसी बैंक में लेकर जाते हो जिस बैंक का हो, क्योंकि पेमेंट तो उसी ने करनी है, तो बीच में कोई और बैंक नहीं आएगा। लेकिन अगर मिस्टर नजीर ने ये चेक मिस्टर बशीर को देते हुए क्रॉस किया था, तो फिर क्या मिस्टर बशीर डायरेक्टली इसको यूबीएल में लेकर जाएगा, नहीं। तो फिर उसको क्या करेगा, अपने बैंक में जमा करवाएगा, ये बैंक जाके कलेक्ट करेगा पेमेंट। इस बैंक को कहते हैं कलेक्टिंग बैंक। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग बैंक। ये कलेक्टिंग बैंक हमेशा तब आएगा बीच में अगर चेक क्रॉस हो। अगर चेक क्रॉस ना हो तो बीच में कभी कलेक्टिंग बैंक नहीं आता। कलेक्टिंग बैंक हमेशा कब आता है, अगर चेक क्या हो, क्रॉस हो। तो अब ये मिस्टर बशीर क्या करेगा, इस चेक को यूबीएल में जमा करवा देगा, और यूबीएल जाके पेमेंट एचबीएल से कलेक्ट करके बशीर के अकाउंट में जमा करवा देगा। ऐसे मेरे बच्चे, अब अज्यूम कर लो कि मिस्टर बशीर से चेक चोरी कर लिया किसी अफलातून ने और ये चेक क्या था, ये क्रॉस था। अब जब अफलातून ने चोरी कर लिया, अज्यूम कर लो अफलातून का जो अकाउंट था वो है मेरे बच्चे मिजान बैंक। अफलातून का अकाउंट कहां पे है, वो है मिजान बैंक। अब क्योंकि चेक क्रॉस था, अफलातून डायरेक्टली इसको यूपीएल एचपीएल में तो लेके जा नहीं सकता। उसने क्या कर दिया, अफलातून ने इस चेक को चोरी करके अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। अब ये बैंक ने उसको देखा, उसको अफलातून का ही लगा, क्योंकि अफलातून ने उस चेक को चोरी करके अपने आप को ऐसे इंडोर्स किया था जैसे अफलातून ही उसका मालिक है। उसने क्या कर दिया, अफलातून ने ये चेक बैंक में जमा करवा दिया मिजान में, और मिजान बैंक यहाँ पे गया एचबीएल से पेमेंट कलेक्ट करने। और एचबीएल ने भी देखा कि ये जिस बंदे के लिए पेमेंट कलेक्ट करने के आए हो वही इसका मालिक नजर आ रहा है। कोई उसने गफलत नहीं बरती, उसको उसे इन ड्यू डिलीजेंस विद विद जिसको कहना है इन गुड फेथ विद ड्यू डिलीजेंस, उसने ये सारा कुछ देखा, उसको चेक किया और ये पेमेंट किस दे दी इस बैंक को, और उसे क्या कर दिया, अफलातून के अकाउंट में जमा करा दी। बाद में पता चला कि ये तो भाई चोर था अफलातून, और ये जो मेजान बैंक है इसने चोर की सहूलतकारी की है, चोर के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट की है। तो लॉ बीच में आ गया। लॉ कहता है कि देखो, अगर तो कोई चेक क्रॉस हो, बीच में कोई कलेक्टिंग बैंक है, कलेक्टिंग बैंक ने देखा हो चेक को, उसको कहीं बीच में कोई इस तरह का चीज नजर ना आ रहा हो कि ये चेक चोरी का है, और उसने पेमेंट कलेक्ट करके उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हो, तो मेरे बच्चे इस बैंक का कोई कसूर नहीं है। और ये ऐसे ही समझा जाएगा, पेमेंट जिस बंदे को मिलनी चाहिए थी मिल गई, और जिस बंदे ने करनी थी उसने कर भी दी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये सबके अकाउंट सेटल हो गए, सब मामला खत्म हो गया। ये प्रोटेक्शन दी है लॉ ने कलेक्टिंग बैंक को। हालांकि बड़ा वादे नजर आ रहा है, चोर के बिहाफ पे, चोर की सहूलतकारी की है, लेकिन लॉ ने कहा कि देखिए ये बैंकों का कारोबार है, बैंक अपनी तसल्ली करते हैं, लेकिन वो गफलत ना बरतें। ये ना हो कि बड़ा वादे नजर आ रहा हो कि अफलातून चोर था, है सिग्नेचर मैच ही नहीं कर रहे थे सब कुछ, तो फिर तो डेफिनेटली मेरे बच्चे वो बैंक कसूरवार है। लेकिन बैंक अगर अपनी तसल्ली करके उस चेक के ऊपर पेमेंट कलेक्ट कर ले और उसको कहीं बीच में चोरी का नजर ना आए, तो बैंक का कोई कसूर नहीं है। बस ये लफ्ज मैंने आपको कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है। अगर बैंक प्रूव कर दे कि पेमेंट मैंने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्ट की है, तो फिर मेरे बच्चे बैंक की जान छूटेगी। अगर उस गफलत साबित हो गई है, तो उसे चेक किया नहीं, गौर किया नहीं, बड़े वाजे नजर आ रहे थे, सिग्नेचर मैच ही नहीं कर रहे, तो बैंक ने गफलत बरती है। और या बड़ा वाजे नजर आ रहा था, नाम ही उसका लिखा हुआ था पहले बशीर का, अफलातून का नाम ही नहीं था, और बैंक ने पेमेंट कलेक्ट कर ली, वहां पे कसूरवार हो।
प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक अक्रॉस अकाउंट पे, यहां पर भी मेरे बच्चे याद करें हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो मिस्टर बशीर नजीर ने ये चेक इशू किया मिस्टर बशीर को, और मिस्टर नजीर ने क्या किया था, यहाँ पे क्रॉस किया था, बशीर का नाम लिखा था और अकाउंट पे ही ट्रांसफर वो की थी, क्रॉसिंग अकाउंट पे ही ओनली। ये पेमेंट किसको मिलनी थी, सिर्फ बशीर को, क्योंकि नाम बशीर का लिखा हुआ था और आगे क्या लिखा था, अकाउंट पे ही, क्रॉसिंग में अकाउंट पे ही लिखा हुआ। अच्छा, ये चेक बशीर से चोरी कर लिया अफलातून। अच्छा, अफलातून ने किया क्या, ये जो अकाउंट पे ही लिखा था ना इस क्रॉसिंग के दरमियान, उसने क्या किया, क्रॉसिंग के दरमियान लिखा हुआ अकाउंट पे ही ऐसे मटाया वो नजर ही नहीं आ, और उसने क्या कर लिया, इस चेक को अपने आप को इंडोर्स कर लिया, साइन कर लिया उसके बशीर के, और चेक अपने नाम पे इंडोर्स कर लिया, और जाके उसने अपने अकाउंट में, मान लो कि उसका अकाउंट था मैदान बैंक में, वहां पे जमा करा दिया, मैदान बैंक गया, उसने पेमेंट कलेक्ट कर ली और उसके अकाउंट में जमा करा दिया। अब यहाँ पे हम पहुंच गए कि बैंक को पकड़ने के लिए कि तूने ये पेमेंट क्यों कलेक्ट की है चोर के बेहाथ है, ये तो बशीर के नाम पे थी। वो कहेगा बशीर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, या अकाउंट पे, वो बशीर के नाम पे तब थी अगर अकाउंट पे ही लिखा होता, अकाउंट पे ही लिखा ही नहीं हुआ बीच में। वो कहता लिखा था यहाँ पे, कहता दिखाओ कहीं नजर आ रहा है, जरा भी शक भी नहीं पड़ रहा कि कहीं पे है कुछ इस तरह की चीज, तो मैंने कोई गफलत बरती है, तो वो कहेंगे कि ये पेमेंट भी बिल्कुल सही है, याद रखोगे। प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक, ठीक हो गया बस ये वही। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी, कब कब हम बैंक की अथॉरिटी रिवोक कर सकते हैं कि वो पेमेंट नहीं करेगा। बेटा एक तो कॉन्ट्रमेंट ऑफ पेमेंट है, चेक इशू कर दो, उसके बाद अगर मान लो मैनेजर आपको चेक इशू किया, साथ ही मैंने बैंक को कॉल कर दी कि भाई ये फलाना चेक बच्चा लेकर आएगा, इसके ऊपर पेमेंट ना करना, तो फिर बैंक उसके ऊपर पेमेंट नहीं करेगा। अगर बैंक ने उसके बावजूद पेमेंट कर दी तो उसको कहते हैं पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, आप बैंक के खिलाफ केस कर सकते हैं। उसके बाद नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, ये मिस्टर ए है, इसने आज बड़े चेक इशू किए, चेक इशू किए या पिछले हफ्ते में बड़े चेक इशू किए हैं, आज इसकी डेथ हो गई, वो चेक लोगों के पास है, वो लोग चेक लेकर जा रहे हैं बैंक में और पेमेंट ले रहे हैं, क्या बैंक पेमेंट करेगा कि नहीं, डिपेंड करेगा। अगर तो इसके मरने की खबर बैंक को मिल चुकी है तो जितने चेक इसने मरने से पहले इशू किए थे बैंक उसके ऊपर पेमेंट नहीं करेगा जब खबर मिल गई इसको उसके बाद। लेकिन अगर इसके मरने की खबर बैंक को है ही नहीं तो जो चेक इसने इशू किए थे उसके ऊपर पेमेंट कर देगा। अगर बैंक को पता हो मिस्टर ए की डेथ हो गई है, उसके बावजूद वो चेक्स के ऊपर पेमेंट किए जा रहा हो जो उसने इशू किए थे, इसको कहते हैं पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे इंसॉल्वेंट होने के बाद जितने मैंने चेक किए इशू किए थे उन सब के ऊपर पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर मेरे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद भी बैंक ने पेमेंट कर दी, इसका नोटिस होना जरूरी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होते हैं। तो बैंक ने अगर उसके बावजूद पेमेंट कर दी तो मेरे बच्चे बैंक क्या होगा, ये बैंक की तरफ से पेमेंट क्या होगी, आउट ऑफ ड्यू कोर्स। रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट हमने डिस्कस किया था। देखो चेक होता है, कोई भी बंदा चेक में क्या होता है, कोई बंदा किसी बैंक को चेक इशू करता है, लेकिन मेरे बच्चे ये जो हम बैंक ड्राफ्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या होगा, एक बैंक दूसरे बैंक को हुक्म देगा या एक बैंक अपनी किसी ब्रांच को हुक्म देगा कि भाई ये पेमेंट फलाने बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर, उस बंदे को पेमेंट कर दे। यानी कि ये जो बैंक ड्राफ्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये बंदा टू बैंक नहीं, बैंक टू बैंक पेमेंट का एक तरीकाकार है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एक प्लॉट बेच रहा हूं, मैं कहता हूं भाई आपने मुझे 1 करोड़ की पेमेंट करनी है और मैं कहता हूं मुझे बैंक ड्राफ्ट देना है, आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने बैंक के पास और बैंक में जाके आप मेरा नाम बताओगे बैंक वालों को, सर ये राणा नवीद साहब हैं, इनके नाम पे एक बैंक ड्राफ्ट बना। मान ले कि आपका वहां पे बैंक में पड़ा हुआ है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ पड़ा हुआ, उस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल के मेरे अकाउंट में मेरे नाम पे ये बैंक ड्राफ्ट बना दिया जाएगा और बाकी आपके अकाउंट में फिर कितना रह जाएगा, 50 लाख। 1 करोड़ का उन्होंने क्या किया, मेरे नाम पे बैंक ड्राफ्ट बना के आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे, लाके मुझे दे दोगे और मैं जिस बैंक को दूंगा तो वो बैंक क्या कर देगा, फिर मेरे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। यानी कि ये पेमेंट बैंक टू बैंक होती है, ये बंदा बंदा नहीं बना रहा था, ये बैंक ड्राफ्ट हमेशा कौन बनाता है, ये बैंक बनाता। तो याद रखो, और ये जब पेमेंट साइन हो जाए ना इसको रोकना मुश्किल होता है। ये देखो ये साइन हो जाती है पेमेंट, इसको पेमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसलिए लोग इस तरह की जब ट्रांजेक्शन करते हैं ना बैंक ड्राफ्ट ज्यादा लेते हैं बजाय के चेक, याद रखोगे। तो बैंक ड्राफ्ट कहता है ये चेक की तरह के असूल अप्लाई होंगे, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है फिर चेक और बैंक ड्राफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते इट कैन ओनली ड्रॉन ऑन ए बैंक, ये सिर्फ बैंक में बनता है या बैंक के किसी ब्रांच पे, इंसान पे नहीं बनता। दूसरा, इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर, ये कभी बेरर नहीं हो सकता, इसमें लाजमी तौर पे अगले बंदे का आपने नाम बताना होता है जिसको पेमेंट करनी है, और इसकी पेमेंट आप आसानी से रोक नहीं सकते, जो पेमेंट हो वो होगी।